ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। फलपुरा के धनौली में 4 साल की मासूम की नाले में गिरकर हुई मौत। क्षेत्रीय लोगों ने ठहराया प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार। गर्मी का मौसम आते ही बढ़ गया यमुना में डूबकर मरने वालों का ग्राफ। नहाने गए 2 युवकों में से एक की मौत, एक को चरवाहे ने बमुश्किल निकाला बाहर। आईएमए के आह्वान पर शहर भर के डॉक्टर्स हड़ताल पर। कराहते तड़पते मरीजों पर भी नहीं दिखाई दया धरती के भगवान ने। और दक्षिणांचल विद्युत विभाग शुरू करेगा प्रीपेड मीटर सेवा। विभाग के साथ साथ उपभोक्ताओं को भी मिलेगी राहत। और अब खबरें विस्तार से। गर्मियों का मौसम शुरू होते ही दिन में तापमान के चढ़ते ही यमुना नदी में आसपास के क्षेत्र में रहने वाले युवकों का यमुना में नहाने जाना अब दुर्घटनाओं में इजाफा कर रहा है। शुक्रवार को भी एतमादौला क्षेत्र में एक बड़ा हादसा उस वक्त हो गया जब 2 युवक यमुना में नहाते हुए डूबने लगे, जिनमें से एक को वहां से गुजर रहे चरवाहे ने बचा लिया, लेकिन दूसरा युवक तेज बहाव के चलते डूब गया। दरअसल एतमादौला इलाके के नराइज के रहने वाला 10 वर्षीय योगेश अपने दोस्त के साथ यमुना में नहाने गया था। दोनों ही नहाते समय गहरे पानी में गए, जिसमें वहां एक चरवाहे की नजर इन डूबते युवकों पर पड़ी। चरवाहे ने एक मासूम को निकाल लिया, लेकिन योगेश का पता नहीं चला। काफी तलाश के बाद योगेश का शव निकाला जा सका, जिसे देखकर योगेश के परिजनों में कोहराम मच गया। गर्मियों का मौसम शुरू होते ही यमुना में ऐसी घटनाओं में तेजी आ रही है, जिसको देखते हुए प्रशासन को जल्द ही जरूरी कदम उठाने चाहिए, वरना ऐसी ही कई और घरों के चिराग बुझते रहेंगे। जिले की कई तहसीलों में लगातार फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराने के मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर शासन भी गंभीर है। शुक्रवार को जिला मुख्यालय स्थित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर शिकायत लेकर पहुंची डौकी क्षेत्र की इस महिला का आरोप है कि आरोपी ने किसी और को पीड़िता बनाकर तहसील फतेहाबाद में ले जाकर बेनामा करा दिया और पीड़िता की 5 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया और अब धमकी दे रहा है। जिले में हो रही रजिस्ट्री में फर्जीवाड़े की शिकायतें तो अब आम हो चुकी हैं। आए दिन ऐसी कई शिकायतें अधिकारियों के पास पहुंच रही हैं, पर चाहकर भी कोई अधिकारी इस पर अंकुश लगाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहा। शुक्रवार को भी एक ऐसा ही मामला लेकर एक पीड़िता अपने भाई के साथ जिला मुख्यालय स्थित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, जहां उसने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि डौकी में उसकी 5 बीघा जमीन ही, जिसकी रजिस्ट्री फर्जी तरीके से फतेहाबाद तहसील में करा दी गई। उसने कई बार इसकी शिकायत थाना स्तर पर की, लेकिन जब वहां उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो उसे मजबूरन एसएसपी की यहां आकर न्याय की गुहार लगानी पड़ी है। आईएमए के आह्वान पर जनपद के सभी प्राइवेट डॉक्टर्स हड़ताल पर रहे, जिन्होंने शुक्रवार के दिन किसी प्रकार का कोई चिकित्सीय कार्य नहीं किया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सभी सदस्य सुबह से ही आईएमए के दफ्तर पर जमा होना शुरू हो गए, जहां उन्होंने अपनी आगे की रणनीति बनाई और अपनी मांगों के संबंध में मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए उनको पूरा कराने की अपील की। समाज के हर वर्ग की शरीर और स्वास्थ्य की रक्षा करने वाले आज खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यही वजह है कि अपनी जान माल की सुरक्षा की गारंटी को लेकर उन्होंने हड़ताल कर दी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के तोता के ताल पर संपन्न हुई डॉक्टर्स की सभा में उन्होंने अपनी आपसी एकजुटता का परिचय दिया। इस दौरान उन्होंने अक्सर अस्पतालों पर होने वाली तोड़फोड़ और सफेद कोट के अपमान पर अफसोस जाहिर किया और इसके लिए प्रशासन से मुस्तैद रहने की मांग की। प्रदेश आईएमए के आह्वान पर आगरा आईएमए के समस्त चिकित्सक पूरे 24 घंटे मध्य रात्रि 8 बजे से आज रात्र के 8 बजे तक अपने कार्य से विरक्त हैं और उनकी प्रमुख मांग है कि जो एक सुरक्षा कानून राज्य सरकार ने बनाया था उसको प्रभावकारी तरीके से लागू किया जाए, जिससे समस्त सुरक्षा सुविधाएं उन चिकित्सकों को प्राप्त हो सके जो पीड़ित मानवता की सेवा कर रही हैं। उनके प्रति कोई भी दुराभाव जनता का
इस प्रकार का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो उनके कार्य में बाधा उत्पन्न करे। दूसरा, जो काले कानूनों द्वारा डॉक्टरों का उत्पीड़न प्रारंभ हुआ है, उनमें संशोधन की आवश्यकता है, उनके सरलीकरण की आवश्यकता है। इस मांग को पुरजोर तरीके से हमने उठाया। इलाहाबाद में जो डॉक्टर रोहित गुप्ता के साथ अमानवीय कांड हुआ, मानवीय संवेदनाओं को खारिज करते हुए एक ऐसी चुनौती बनकर आया, समस्त चिकित्सा समुदाय के सामने पुरजोर मांग करते हैं कि उन पीड़ितों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आईएमए के पदाधिकारियों ने बताया कि अपनी मांगों के संबंध में आईएमए का एक दल कमिश्नर से भी मिला, जहां उन्होंने अपनी परेशानियां बताई और उन्होंने काम के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति में तत्काल मदद की गुजारिश की। इस मौके पर डॉक्टर संदीप अग्रवाल, डॉक्टर सुनील शर्मा और आईएमए से जुड़े तमाम अन्य पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। आईएमए की हड़ताल से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मरीजों के हालात बिगड़ने लगे हैं, जिसे देखते हुए मरीजों के तीमारदारों ने सरकारी हॉस्पिटल्स की ओर रुख किया। जिला अस्पताल हो या एसएन मेडिकल कॉलेज, सभी जगहों पर मरीजों और उनके तीमारदारों का जमावड़ा लगा रहा। वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल से सरकारी अस्पतालों का रुख करने वाले मरीजों के तीमारदारों की माने तो सरकारी हॉस्पिटल्स में मरीजों के इलाज में अनदेखी की जा रही है। कहते हैं भगवान के बाद डॉक्टर ही इंसान के सामने भगवान का रूप होता है, जो इंसानों का इलाज करके उनकी जान बचाता है। लेकिन अगर पृथ्वी पर रहने वाला भगवान रूपी ये डॉक्टर भी जिंदगी की जंग लड़ रहे लोगों से मुंह मोड़ ले तो नजारा क्या होगा, सोचकर भी रूह कांप जाती है। कुछ ऐसा ही नजारा और बेबसी दिखी सरकारी अस्पतालों की ओर मजबूरी में रुख करने वाले तीमारदारों के चेहरों पर। डॉक्टर्स की हड़ताल के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल से लोगों ने सरकारी हॉस्पिटल्स की ओर जाना शुरू कर दिया। जिला अस्पताल हो या एसएन मेडिकल कॉलेज, दोनों जगहों पर अंदर मरीजों और बाहर तीमारदारों की भीड़ लगी रही, जिसमें से ज्यादातर तीमारदार सरकारी हॉस्पिटल्स में हो रहे इलाज से संतुष्ट नजर नहीं आए। लेकिन हड़ताल के चलते वो कुछ भी कहने से बेबस दिखाई दिए। हालांकि हड़ताल पर जाने वाले डॉक्टर्स ने इस स्थिति पर भी अपनी हड़ताल समाप्त होने के कोई संकेत नहीं दिए हैं। अभी हड़ताल का पहला दिन है और शहर में मरीजों की हालत खराब हो रही है। वहीं तीमारदारों का सब्र भी जवाब देने लगा है। अगर जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में किस पर किसका गुस्सा या कहें शहर में हालात बिगड़ने से रोकना मुश्किल होगा। और इसी के साथ रुक रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए। कृपया ध्यान दें, नौकरी ढूंढोगे तो उम्र गुजर जाएगी। कुछ हुनर सीख लो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ तो जिंदगी संवर जाएगी। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप का कोर्स कराने वाले वैसे तो कई संस्थान हैं, लेकिन हजारों छात्रों के विश्वास का प्रतीक ई-टेक एकेडमी छात्रों के बीच अपनी अलग ही पहचान बना चुका है। इंजीनियर तो सभी बनाते हैं, लेकिन आप बनिए एडवांस इंजीनियर ई-टेक के साथ। जी हाँ, भारी छूट का प्रलोभन या झूठे वादों का आश्वासन अपनाओगे तो जिंदगी भर पछताओगे, क्योंकि सफलता तभी मिलती है जब फैसला सही हो। इसलिए अपने पैसे और समय को बचाइए और ई-टेक को अपनाइए, क्योंकि सिर्फ ई-टेक देता है 100% सफलता की गारंटी। ई-टेक द्वारा पहली बार मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर कोर्स के साथ प्लाज्मा, एलईडी टीवी, इन्वर्टर, यूपीएस, डीसीए, डीटीपी, इंग्लिश स्पीकिंग इत्यादि जैसे रोजगार परक कोर्सेज भी कराए जा रहे हैं। अधिक फीस में अधूरा ज्ञान या कम फीस में पूरा ज्ञान, फैसला आपका। हमारा पता है 2nd फ्लोर, सिटी प्लाजा, शाह मार्केट, आगरा, यूपी। फोन नंबर 7500330330। ई-टेक सिर्फ नाम ही काफी है। श्री बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय
स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेट बंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। परम पूज्य संत जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी संस्था अध्यक्ष पंकज जी महाराज के दिव्य प्रवचन सुनिए हर रोज प्रातः 8:30 बजे ताज गायत्री चैनल नंबर 873 पर। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। निवेदक जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा। संपर्क करें 9412726572। पिछले 10 सालों से प्रदेश भर में जन जन तक खबर पहुंचाने वाला अखबार दैनिक सवेरा का ताज नगरी में नए कार्यालय का उद्घाटन शनिवार को कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव करेंगे। इस मौके पर ताज नगरी के सांसद, विधायक और सामाजिक संगठन उनके साथ शिरकत करेंगे। अपने टाइटल सबकी खबर ले सबकी खबर दे से पिछले 10 सालों से प्रदेश भर में सनसनी फैलाने वाला पेपर दैनिक सवेरा का नया कार्यालय ताजनगरी स्थित सूर्यनगर में खुलने जा रहा है, जिसका उद्घाटन शनिवार को प्रदेश के कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव करेंगे। इस मौके पर मीडिया प्रभारी ने जानकारी दी कि शहर के गणमान्य लोग भी शिरकत करेंगे। काबीना मंत्री शिवपाल सिंह जी आ रहे हैं और वो इस अवसर पर दैनिक सवेरा जो पिछले 10 वर्षों से लगातार अपने पाठकों के बीच में लोकप्रिय अखबार है, उसके नए सिटी कार्यालय प्लस अखबार के नए कलेवर का विमोचन करेंगे और कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए आएंगे। आगरा में जैसा कि काफ़ी एक लंबे समय से ऐसा महसूस किया जा रहा था कि सच्ची और अच्छी खबरों की जो कमी थी उसको पूर्ति करने के लिए दैनिक सवेरा कल यहाँ से विधिवत शुभारंभ हो रहा है। और अखबार तो विगत कई वर्षों से इस पूरे प्रदेश में आ रहा है और आगरा से सिटी कार्यालय की शुरुआत कल माननीय वरिष्ठ मंत्री प्रदेश सरकार
शिवपाल सिंह जी यादव के द्वारा हो रहा है। डीआईजी लक्ष्मी सिंह के अलावा बाहर से आने वाली हस्तियां भी हेरिटेज पब्लिक स्कूल के फंक्शन में शिरकत करेंगी, जिसका वार्षिक समारोह शिल्पग्राम स्थित कलाकृति में संपन्न होगा। प्रबंध तंत्र ने इस संबंध में बताया कि 10 मई को होने वाले इस प्रोग्राम में छोटे पर्दे पर परफॉर्म कर चुके कुछ सेलिब्रिटी भी स्कूली बच्चों का उत्साह बढ़ाएंगे। हम लोग अपना 11वें वार्षिक उत्सव करने जा रहे हैं, कलाकृति के अंदर कर रहे हैं और बच्चों को एक मोटिवेशन देने के लिए इतने बड़े मंच पर ले जाना चाह रहे हैं, क्योंकि अपने परिसर में भी काफ़ी जगह है, मगर उसको ना करते हुए बच्चों को तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए कलाकृति में हम लोग ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। Having our annual function, 11th annual function at Kalakriti, which is an international theatre also and Agra's biggest stage. It will start at 10:30 AM and chief guest will be DIG Ms. Lakshmi Rana and this all. सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों को कराना होगा अपना पंजीकरण, जिसके लिए टोल फ्री नंबर या वेबसाइट की मदद भी ली जा सकती है। कृषि विभाग की ओर से बुलाई गई प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी गई। मीडिया से मुखातिब होते हुए विभागीय अधिकारियों ने किसानों की सुविधा को ध्यान में रखकर चलाए जा रहे प्रयासों को भी बताया और किसानों से ज्यादा लाभ लेने की बात कही। आगरा का किसान बेशक प्रकृति की मार से बेहाल हो चुका हो, लेकिन जिले का कृषि विभाग अपने मुंह ही मियां मिट्ठू बनने में मशगूल है, जिसने ऐसे समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसानों के लिए चल रही योजनाओं का बखान किया। कृषि विभाग के उप निदेशक और जिला कृषि अधिकारी ने मीडिया के सामने विभागीय प्रयासों को रखते हुए किए जा रहे कामों की जानकारी दी। उप निदेशक कृषि KN रॉय ने बताया कि अब किसानों को इन सुविधाओं का लाभ लेने के लिए पंजीकरण कराना जरूरी है। देश में 2 नई योजनाएं लॉन्च की गई हैं विगत महीनों से। किसान पारदर्शी योजना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के शीर्ष प्राथमिकता कार्यक्रमों में से एक है। इसका उद्देश्य यही है कि कृषकों को अधिक से अधिक पारदर्शी तरीके से अनुदानों का लाभ दिया जा सके विभाग में। इसके अतिरिक्त कृषि के विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने, किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए काम करने की बात कही गई, जबकि सोलर फोटोवोल्टेइक इरिगेशन पंप की स्थापना की जानकारी दी गई, जिसमें सौर ऊर्जा के जरिए सिंचाई संभव हो सकेगी। आगरा में ये पहली बार मशीन आई है। जिला कृषि अधिकारी गणेश प्रसाद दुबे ने बताया कि इसके लिए किसानों को सब्सिडी भी दी जाएगी। DVVNL अपने उपभोक्ताओं की बिजली बिल से जुड़ी तमाम समस्याओं के समाधान के लिए बिजली के प्रीपेड मीटर लगाने जा रहा है। इस व्यवस्था के शुरू होने से बिजली चोरी की समस्या भी समाप्त हो सकेगी। DVVNL प्रीपेड मीटर लगाने की तैयारी पहले अलीगढ़ में कर रहा है और वहाँ सब कुछ ठीक रहा तो आगरा को भी इस सेवा का लाभ जल्द मिलेगा। आने वाले दिनों में DVVNL अपने विद्युत उपभोक्ताओं के लिए बिजली और बिजली के बिलों से संबंधित समस्याओं में राहत देने जा रहा है। DVVNL ने अपने विभाग में बिजली के मीटरों को प्रीपेड करने की तैयारी कर ली है, जिससे चालू होने के बाद बिजली उपभोक्ताओं को बिजली के बढ़े हुए बिल जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही सरकारी बिजली विभाग को अपने विभाग की बिजली चोरी को रोकने में भी राहत मिलेगी। हालांकि इस सेवा को पहले अलीगढ़ में शुरू करने की तैयारी की जा रही है, इसके बाद इसे आगरा में लागू किया जाएगा। प्रीपेड मीटर जो है बिजली चोरी रोकना ही उसका उद्देश्य नहीं है। प्रीपेड मीटर का उद्देश्य ये है कि उपभोक्ता को हर महीने लाइन में लग करके बिल नहीं जमा करना, अपने आवश्यकता के अनुसार रिचार्ज करा लेना। जैसे कि मोबाइल फ़ोन रिचार्ज कराते हैं, महीने में 2 बार भी करा सकता है, 3 बार भी करा सकता है, 4 महीने में 1 बार भी करा सकता है। तो प्रीपेड मीटर का मेन अंश ये है कि जो बिल बनता था, बिल आएगा, फिर आदमी जाके जमा करेगा, जमा करने के बाद में रसीद लेगा, एक लंबी प्रक्रिया को छोटा करना है। सरकारी बिजली विभाग पिछले कई सालों से राजस्व के लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ रहा है और घाटे के चलते नुकसान भी उठाना पड़ रहा है, जिसके समाधान के लिए दक्षिणांचल ने बिजली चोरी और अपने उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा देने के लिए प्रीपेड बिजली मीटर लगाने का रास्ता निकाला है। इसके शुरू होने से कोई भी उपभोक्ता बिजली का बिल नहीं रोक पाएगा और वो उतनी ही बिजली का प्रयोग कर पाएगा जितने का वो रिचार्ज करके भुगतान करेगा। वहीं उपभोक्ताओं को भी बिजली बिल भरने, बिजली के बढ़े हुए बिल जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। DVVNL इस सेवा के लिए
अलीगढ़ में प्रयोग कर रहा है, जिसमें सफलता मिलने के बाद ताजनगरी में इसे शुरू कर दिया जाएगा। यूपी रोडवेज ने अपने विभाग की बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए स्मार्ट कार्ड की सेवा शुरू की है, जिसमें कोई भी यात्री अपना रजिस्ट्रेशन कराकर स्मार्ट कार्ड ले सकता है। साथ ही अपने हिसाब से रिचार्ज कराकर यात्रा का लाभ भी उठा सकता है। यूपी रोडवेज में इस सेवा को देने वाली फिलहाल 2 बैंक हैं, जिसके साथ यूपी रोडवेज ने करार किया है। यूपी रोडवेज ने अपने यात्रियों को यात्रा का टिकट लेने और पैसे के लेन देन या छुट्टे पैसों की समस्या से निजात दिलाने के लिए अपने विभाग की बसों में स्मार्ट कार्ड सेवा शुरू कर दी है। इस सेवा में पहले आईसीआईसीआई बैंक ने आगे आकर सहयोग किया था, जिसमें अब स्टेट बैंक ने भी अपना समर्थन दिया है। इस सेवा के सहयोग से कोई भी यात्री किसी भी बस अड्डे पर रजिस्ट्रेशन कराकर कार्ड प्राप्त कर सकता है, उसे मोबाइल की तरह रिचार्ज करा सकता है और यात्रा के समय उसका प्रयोग भी कर सकता है। इस सेवा के लिए जारी किए गए कार्ड का प्रयोग शॉपिंग के लिए भी किया जा सकता है, जिसे अपने बजट के अनुसार रिचार्ज कराया जा सकेगा। ये इसका सिंपल सा प्रोसेस है। ये कार्ड आईसीआईसी बैंक से जारी होते हैं और वर्तमान में ये करीब मेरे ख्याल 6 महीने से अधिक हो गए, तब से प्रारंभ हो चुके हैं और अभी हाल ही में सेम एसबीआई से भी जारी हुए हैं। ये स्कीम अभी फिलहाल में जो है लखनऊ वगैरह में चल रही है। आगरा में अभी एसबीआई के जारी नहीं हुए, शीघ्र ही जारी होने लगेंगे। यूपी रोडवेज के एआरएम राजेश कुमार से मिली जानकारी के मुताबिक इस कार्ड का प्रयोग यात्रा के दौरान सिर्फ यूपी रोडवेज की बसों में ही किया जा सकेगा। अन्य रोडवेज की बसों में इसका कोई प्रयोग नहीं हो सकेगा। इस कार्ड में कम से कम 100 रुपए और ज्यादा से ज्यादा यात्री अपने बजट के अनुसार रिचार्ज करवा पाएंगे। इस सेवा से यात्रियों को यात्रा के दौरान पैसों के चोरी होने जैसी समस्या का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। डाक विभाग ने इरादत नगर के पुतैसा गांव को संपूर्ण आदर्श डाक ग्राम नाम से सम्मानित किया। डाक विभाग ने इस गांव के प्रत्येक घर को डाक विभाग की किसी न किसी योजना से जोड़कर सरकारी योजनाओं का लाभ दिया है, जिसके लिए ग्राम प्रधान ने डाक विभाग के आगरा परिक्षेत्र के संजय प्लेस डाकघर को गाँव की ओर से प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। ब्लॉक से है इरादत नगर का पुतैसा गाँव, जहाँ के लोग और जहाँ के लोगों को अब तक कोई नहीं जानता था और वहाँ के लोग अभी तक किसी सरकारी योजना के बारे में भी अनजान थे। ऐसे गांव के हर घर को डाक विभाग के आगरा परिक्षेत्र के एसएसपी ने अपने विभाग की सरकारी योजना से जोड़कर आदर्श संपूर्ण डाक ग्राम होने से प्रमाणित किया। इस कार्य और इस गांव के लोगों को, उनके परिवारों को सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए ग्राम प्रधान ने भी डाक विभाग की टीम का सम्मान किया और अपने ग्राम प्रधान के लेटर हेड पर एक प्रमाण पत्र बनाकर संजय प्लेस डाकघर को सम्मानित किया है। कुछ दिन पहले हर घर डाकघर एक इनिशिएटिव आगरा पोस्टल डिवीज़न ने लिया था। उसके तहत हमने ये इरादत नगर में जो ये गांव है ग्राम पुसैता, इसको हमने इसको अडॉप्ट किया और इसको हमने हमारे जो मार्केटिंग टीम है, जो कि जिसमें इंस्पेक्टर हैं, मेल ओवरसीयर हैं, बीपीएम हैं, उन्होंने वहाँ के गांव में गए, वहाँ के मार्केट, वहाँ पे हर घर घर जाकर जो है जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उनके बारे में उनको लिटरेट किया और जिस फैमिली में जिसकी जैसे ज़रूरत थी, जैसे सुकन्या योजना है या आरडी है या आरपीएलआई है या एसबी है, टीडी है, इस टाइप से जो स्कीम जो जिस फैमिली को जैसे सूट करती थी उसके बारे में उनको बता के और ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम्स का जो है प्रोपागेशन किया गया, अवेयरनेस बनाई गई। डाक विभाग अपने विभाग में घर घर डाक हर घर डाक अभियान के तहत डाक विभाग की योजनाओं को हर घर तक पहुंचाने का अभियान चला रहा है। इसकी शुरुआत आगरा के इरादत नगर के पुतैसा गांव से की गई और वहां डाक विभाग को सफलता भी मिली। अब आगरा डाक परिक्षेत्र में डाक विभाग अपने अभियान को चलाने के लिए दहतोरा या बाईपुर का बाजार गांव में से किसी एक को जोड़ने का प्रयास करेगा और लोगों को डाक विभाग की सेवाओं से जोड़ने का कार्य आगे बढ़ाएगा। विलुप्ति की कगार पर खड़ी यमुना मां आज अपने बच्चों से अपने जीवन के लिए प्रार्थना कर रही है। न जाने कितने ही नाले आकर इसमें मिल रहे हैं, जिससे यमुना में आज पानी की जगह सिल्ट ने ले ली है। यमुना आज अपने बच्चों को अपने लिए, अपने जीवन के लिए पुकार रही है। आज अगर पूरा शहर पानी के लिए तरस रहा है तो इसके जिम्मेदार कहीं न कहीं हम और आप ही हैं। साथ ही इसके जिम्मेदार हैं प्रशासन के लोग। अगर देखा जाए तो शहर भर के छोटे बड़े कुल मिलाकर 22 नाले यमुना में जाकर मिलते हैं, जिससे यमुना में दिन पर दिन सिल्ट बढ़ती जा रही है और पानी का स्तर कम होता जा रहा है। इसका सीधा असर जनजीवन पर पड़ता है और शहर भर में पानी के लिए त्राही त्राही मच जाती है।
बीते सालों में यमुना का स्वरूप लगातार बदलता चला गया। किनारों से लगकर बहने वाली यमुना मां आज पतली सी धार में सिमट कर रह गई। नदी सूखती जा रही है और नदी में सिल्ट के मैदान बन गए हैं। सिल्ट का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि यमुना का स्वरूप आज किसी स्विमिंग पूल की सतह की तरह हो गया है, जिसमें पानी तो है पर वो पानी जमीन में नहीं जा सकता, जिससे तमाम जल स्रोत बंद हो गए हैं। जमीन के भीतर पानी का जल स्तर हर दिन कम होता जा रहा है। सिल्ट के बढ़ते दबाव के कारण यमुना का घनत्व भी कम हो रहा है। पिछले साल पहाड़ों पर जो जल प्रलय आई, उसमें भारी मात्रा में सिल्ट यमुना में आकर मिल गई। इससे यमुना का स्वरूप ही बिगड़ गया। इसके बावजूद नदी में डिसलिंग और ड्रेजनिंग नहीं कराई गई। इसके चलते नतीजा ये हुआ कि यमुना साल भर में 8 महीने सूखी पड़ी रहती है। यमुना की जल क्षमता कम हो गई, यमुना का घनत्व कम हो गया, जिसका खामियाजा आज पूरा शहर भुगत रहा है। शासन और प्रशासन ने न जाने कितने करोड़ रुपए यमुना की साफ सफाई के नाम पर ठिकाने लगा दिए, लेकिन यमुना का आंचल आज भी सिल्ट से भरा हुआ है। जरूरत है आज जागने की, हमारे धर्म और आस्था से जुड़ी इस यमुना मां को बचाने की। ये नदी जिसे हम मां कहते हैं, इतिहास के पन्नों में कहीं खो न जाए। इसलिए शहरवासियों की तरफ से और ताज न्यूज के माध्यम से हमारी प्रशासन से अपील है कि आगे आकर इस नदी की, जो कि आज विलुप्ति की कगार पर खड़ी है, इसे बचाए। इस नदी की साफ सफाई कराए ताकि एक बार फिर शहरियों को जो पानी की एक एक बूंद के लिए आज तरस रहे हैं, इस नदी की निर्मल धारा से अपनी प्यास बुझाने का मौका फिर से मिले। पिछले कई दिनों से वैभव स्टेट बिचपुरी में चल रही भागवत कथा का शुक्रवार को समापन बड़े धूमधाम के साथ हुआ। भागवत कथा के समापन के बाद भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने भारी तादाद में पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। बिल्कुल आयोजन चल रहा था यहाँ 23 तारीख से श्रीमद् भगवत कथा हुई थी और हमारी साध्वी श्री विशेष रेड्डी जी के द्वारा, और आज यहाँ भंडारा का आयोजन है। हमारे भक्तगण प्रसाद ले रहे हैं और मैं भक्तगणों से अनुरोध करूँगा कि और शाम तक प्रसाद वितरण चलेगा और अधिक से अधिक संख्या में आके प्रसाद आएँ और भागवत सप्ताह का आयोजन रहा 23 तारीख से और दूर दूर से आए, आप देख भी रहे हैं यहाँ अभी जो लोग आए हुए हैं, प्रसाद वितरण है आज, और प्रभु कृपा रही तो भविष्य में भी ऐसा ही चलता रहे। यहाँ श्रीमद् भागवत का आयोजन चल रहा है 23 तारीख से 7 मार्च तक का। बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे हमारी विशेष निधि जी ने वृंदावन से आके यहाँ पर बहुत ही भागवत का अच्छा प्रोग्राम दिखाया। सब लोग आए यहाँ पर, मीडिया का भी बहुत सहयोग रहा यहाँ पर, और आज प्रसाद का वितरण हो रहा है। आप सब लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर आके अपना भंडारा पाएं। और बस, और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए ताज न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।